हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों देखिए, इससे पहले 11th क्लास का दो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर उसका कुछ प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिया है। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, यानी 1 नंबर से लेकर 10 नंबर का जो परीक्षा होता है वो सब मैंने आप लोगों का 11th क्लास का करवा दिया। कौन से विषय का? ये आपका विषय है भारत का सिद्धांत और व्यवहार। भारत का सिद्धांत और व्यवहार ये किताब है, ठीक ना, संविधान जिसे बोला जाता है। उसका आज हम लोग तीसरा चैप्टर करेंगे और यह 11th क्लास के तीसरे चैप्टर का निचोड़ है। प्रश्न उत्तर का जो भी इम्पोर्टेंट है पूरा सिलेबस का, यानी पूरा तीसरा चैप्टर है उसका निचोड़ है, मुख्य पॉइंट है। जो सब VBI है वो सब इसमें है। और आपको PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे स्टैंड BPSC के, वहाँ पर सर्च मारेंगे मिलेगा। और यह सिर्फ 11th के लिए ही नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ समझ लीजिए BPSC, राजस्थान PCS, छत्तीसगढ़ PCS, मध्य प्रदेश PCS और UP PCS, ये सभी के लिए। और भारत का एक टॉप लेवल का जो एग्ज़ाम होता है जिसे बोलते हैं UPSC, इसका समझ लीजिए कि 40% क्या सिलेबस NCERT पर आधारित होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बेनिफिट मिलेगा, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से प्रश्न, अगर ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा दोस्तों, इसे इग्नोर नहीं करेंगे, आप पूरा कर लीजिएगा। आप आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, मेरा वादा है। सीखिए। और 11th वाले होंगे तो उनको तो बहुत ही बेनिफिट ही मिलेगा, और जो कंपटीशन लेवल वाले होंगे उनको तो और रामबाण होगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये जो VBI पॉइंट होता है ना वही है। तो मैंने पहले वो जो मेन पॉइंट हो ऊपर लिख दिया है, और फिर नीचे भी आपको नीचे मिलेगा क्वेश्चन आंसर। तो 1984 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। 543 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 415 सीटों पर उसे जीत मिली, जो 80% से अधिक क्या है, वोट बैंक का प्रतिशत है। उसके बाद देखिए, पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है, आप जानते भी हैं। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जिसे ज़्यादा मिलेगा भाई वही जीतेगा और वो प्रतिनिधि घोषित होगा। उसके बाद है, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 79 अनुसूचित जाति और 41 यानी ST जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कितने? 79 SC के लिए और 41 किसके लिए? ST के लिए रिजर्वेशन है। आगे भी मिलेगा आपको, कंपटीशन में पूछा जाता है जब आप कंपटीशन लेवल का तैयारी करेंगे। उसके बाद है, 1989 तक 21 वर्षों से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि 1989 के पहले जितने भी वोट होते थे वो लोग जो 21 वर्ष के थे वही लोग वोट देते थे। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ 1989 में, और उसमें 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। यानी जो लोग अब 18 वर्ष के हैं वो लोग वोट दे सकते हैं। जिनका वोटर ID कार्ड नहीं बना है वो आप लोग बनवा लें। आप एक एक वोट का बहुत ही कीमत होता है। कीमत किस रूप में? यानी समाज के विकास के रूप में, न कि आप 1 किलो मुर्गा और 50 रुपये के दारू पर अपना वोट बीत दें, ऐसा नहीं करना है। ओके। यानी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दो या दो से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी 2 साल से ज़्यादा आपको सज़ा हुई है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार है, और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है कि आप शांतिपूर्वक चुनाव कराएं, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। इसका मतलब यही है। उसके बाद है, 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है, मतलब बहुमत दल का हुआ, तब से यह क्या है, यानी बहुसदस्यीय ही बना हुआ है 1993 से जो प्रणाली चालू हुई है। उसके बाद है, संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के कार्य काल की सुरक्षा देता है।
जो कि जाहिर सी बात है। और उन्हें 6 वर्षों के लिए, अथवा 6 वर्ष भी बोल सकते हैं, या आप कितने 65 वर्ष तक भी बोल सकते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, जो अनुच्छेद 324 है, उसके अकॉर्डिंग भारत में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक चुनाव आयोग का गठन की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, 324 के अनुसार। इसलिए बोला जाता है ना कि स्वतंत्र प्रणाली के अंतर्गत 324 के अंतर्गत चुनाव किया जाता है। उसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग के सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी है। जाहिर सी बात है, किसी भी राज्य का चुनाव हो, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो आप देखते होंगे दोस्तों कि क्या, या बिहार हो गया, तो सभी के लिए क्या एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। चुनाव में देखते होंगे जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब चलिए हम लोग अभ्यास कर लेते हैं, यानी प्रश्नावली अब देखते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? ऑप्शन है 4, देख लीजिए इसमें से कौन है। परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, कक्षा संचालन यानी क्लास मॉनिटर का चुनाव, उसके बाद है किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, उसके बाद है मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह। इसमें से बताना है क्या, तो देखिए मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह जो होता है वही लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है। क्लियर हो गया? चलिए, मीडिया स्वतंत्र है भाई, संविधान ने इसको अधिकार दिया है इसलिए। उसके बाद है इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं कराता? कौन सा नहीं कराता, तो ऑप्शन देख लीजिए। मतदाता सूची तैयार करना, उसके बाद है उम्मीदवारों का नामांकन, उसके बाद है मतदान केंद्रों की स्थापना, उसके बाद है आचार संहिता लागू करना, उसके बाद है पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा उम्मीदवारों का नामांकन, जो कि चुनाव आयोग नहीं कराता, या उम्मीदवारों का नामांकन ये थोड़े कराता है, ये तो अधिकारी लोग कराते हैं। ठीक है, बाकी मतदान की सूची तैयार करना चुनाव आयोग कराता है, मतदान केंद्रों की स्थापना चुनाव आयोग करता है, आचार संहिता लागू करना, ठीक है, तो ये इसमें से कौन नहीं कराता है, तो ये उम्मीदवारों का नामांकन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? कौन है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया कि 1989 के पहले संशोधन नहीं हुआ था, तब 21 वर्ष के लोग ही सिर्फ वोट गिराते थे। लेकिन जब संशोधन हुआ तो 18 वर्ष के लोग भी क्या उम्र तक नागरिक मतदान करने के योग्य है। उसके बाद विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदान अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रखा जा सकता है, सही बात है। उसके बाद प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। उसके बाद है विजय उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऊपर देख लीजिए, कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के चुनाव की प्रणाली के समान पूछा है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है, तो यही आपका क्या लोकसभा। देखिए चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, ये दोनों संसद के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा थोड़े है कि लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें एक वोट का कीमत 1 करोड़ हो जाएगा, और राज्यसभा का चुनाव होगा तो उसका 500 रुपया, मतलब एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं। सबका वोट का मूल्य जो होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वो सबका समान ही होता है। तो वही आपका ग नंबर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद है दोस्तों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो, ऑप्शन है सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है, उसके बाद देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो, उसके बाद चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता हो, उसके बाद 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता हो। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे का प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अब आगे आपका MCQ 10 नंबर में प्रश्न, 10 नंबर या 5 नंबर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम आपको क्लियर करवा देते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों कि
पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित यानी ऑन रिजर्व जो चुनाव क्षेत्र के बीच आपको अंतर बताना है। और संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडलों को क्यों स्वीकार नहीं किया है, बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने इसको लिख दिया है, आप समझ लीजिए। क्या लिखेंगे आप? लिखिएगा, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव के क्षेत्र के बीच में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। लिखिएगा, स्वतंत्रता के पहले भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका मतलब है, इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। यानी संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखिएगा कि संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचक मंडल को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं फिर नीचे वाले जो मैंने लिखा वो लिखना है। देखिए दोस्त, आप नोट्स बना लेंगे, जो भी हम बता रहे हैं आप उसे अपने राइटिंग में लिखकर 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, या आप प्रैक्टिस कर लेंगे, या वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, या जो लोग तेज होंगे, जो पहले से प्रैक्टिस किए होंगे, उनके लिए आसान है, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो उनको तो एक बार में। इसलिए आप दिन में 2 से 3 बार आप देख लेंगे वीडियो, या हफ्ते में 2-3 बार देखते रहते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगे लिखिएगा आप दोस्तों कि अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। जाहिर सी बात है, हमारे देश में बहुत ऐसे सामाजिक समूह हैं जो अवेलेबल हैं। यानी किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती है कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधि देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। यानी संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। यानी देखिए, वैसे लोग जो मुख्य धारा में नहीं है, उन्हें सरकार मुख्य धारा में लाने के लिए यानी राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें भी, जो वैसे समुदाय जो आगे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो लोग मुख्य रूप से पीछे हैं वो भी उनके बराबरी तक कर सके और देश की एकता अखंडता कायम रहे। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2010 तक कर दिया गया है। यानी आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने के निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों के आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारतीय जनसंख्या में इनका अनुपात है। आज लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 79 अनुसूचित जाति और 41 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यानी देखिए, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि आरक्षण आरक्षण, तो देखिए दोस्तों, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं वो सब समझ लीजिए कौन है, वो सारे लोग ब्राह्मण हैं। कौन है? सारे लोग ब्राह्मण हैं। अगर उनको लगता कि जो एससी, जो पिछड़े लोग हैं, एससी एसटी जिसे ओबीसी बोलते हैं, यानी देखिए हर कैटेगरी में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग संपन्न होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा कि जिस दिन ये लोग बराबर हो गए, यानी सारे लोग देश के इक्वल हो गए, इकोनॉमिकल रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, तो उस दिन आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ये कंडीशन नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट को जिस दिन लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में समझ लीजिए कि सभी लोग क्या जनरल कैटेगरी वाले ही हैं, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपस में मतभेद करने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी ये टॉपिक है, इतनी आसान भाषा में आप इसे कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, इसकी पहचान करें और किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर, जोड़कर अथवा नए क्रम में सजाकर इसे सही करना है। तो देखिए, एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, जो सबसे आगे वही जीते वही प्रणाली कहलाती है, यानी पालन भारत के चुनाव में होता है। तो लिखना है यह कथन गलत है क्योंकि पीटीपी प्रणाली का प्रयोग हर समय नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा,
कि सदस्य का चुनाव एकल मत प्रणाली के द्वारा होता है, यानी अन्य चुनाव में पीटीबी प्रणाली का पालन होता है। एग्जाम्पल में अपवाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का चुनाव में नहीं होता, याद रखिएगा। उसके बाद जो चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनाव का पर्यवेक्षण नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिखिएगा ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, ख नंबर का। उसके बाद देखिए ग नंबर में, भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव का आयुक्त को नहीं हटा सकते। क्यों हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं? तो लिखिएगा आप, यह कथन गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता, लेकिन राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, यानी जब उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाए तो हटा सकते हैं। इतना क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही लिखना है जो प्रश्न बोल रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। यह कथन बिल्कुल सही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है, लेकिन अभी तक हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या 10% तक भी नहीं पहुंचती। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछा गया है कि आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो। कैसे लिखेंगे आप लोग बताइए? तो आप लोग यानी अपनी भाषा में आप लोग को लिखना है कि जो महिला सदस्यों के 10% तक अभी नहीं पहुंचती है, इस स्थिति में सुधार के लिए आपको, तो आप अपनी भाषा में, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत आसान है, चैप्टर के 2nd पेज में ही दोस्तों है, तो ये मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इतना आप अपने से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम करवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट जो आगे आपको मदद मिलने वाला हो। ठीक ना दोस्तों? तो देखिए आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित किसी संगोष्ठी में वक्ताओं ने निम्नलिखित आशाएं जताई। प्रत्येक कथन के बारे में बताया कि उनके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली उचित होगी या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाली होगी। तो पहला क्वेश्चन है, लोगों को इस बात की साफ साफ जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि कौन है ताकि वे उसे निजी तौर पर जिम्मेदार ठहरा सके। आप लिखिएगा कि लोगों की इच्छाओं को अधिक प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए क्या लिखेंगे, यानी इफ फॉर पार्टी पो मत प्रणाली सबसे अधिक है। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को फुल फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो सबसे अधिक उपयुक्त होगी क्योंकि इसमें नागरिकों को प्रतिनिधित्वों का सीधा संपर्क रहता है तथा नागरिक अपने प्रतिनिधि को सीधे रूप से जिम्मेदार ठहराकर उन्हें अगले चुनाव में सत्ता से हटा सकते हैं। प्रथम रूप में इस प्रणाली में नागरिकों को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का मौका मिलता है। इतना लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब ख नंबर का क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या लिखना है आपको। इसमें लिखिएगा, हमारे देश में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक छोटे छोटे समुदाय हैं और देश भर में फैले हुए हैं। हमें इनकी ठीक ठीक नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक ना दोस्तों? तो देखिए क्या लिखिएगा आंसर आप, सभी अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के आधार पर व उसी अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुपातिक मत प्रणाली का कोई एक तरीका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे सभी अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक समझ रहे हैं ना किसको बोलते हैं? अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम को नहीं बोलते हैं, यानी हमारे देश में, हमारे देश के अलावा जो अदर दूसरे कंट्री के जैसे सिख हो गए, ईसाई हो गए, धर्म हो गए, मुस्लिम, उनको बोलते हैं। तो भारत में अनेक धार्मिक, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक पाए जाते हैं जिनके उचित प्रतिनिधित्व के लिए अनुपातिक मत प्रणाली का अधिक उपयोग है। सही बात है, इतना लिख देना है। जो प्रश्न बोल रहा है वही लिखना है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो मैंने नंबर बता रखा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन कर कर बोल सकते हैं कि सर मुझे इतना। आप जो टीचर आपको कम मार्क्स दिया है उससे बहसाबहसी हो सकता है। क्यों? उसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने कौन से आधार पर इतना कम नंबर दिया है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग जो जवाब लिखा गया है वो गलत तो नहीं है,
फिर आपने मार्क्स कम क्यों दिया, जवाब देना पड़ जाएगा उसको। इसलिए आप पूरा प्रश्न लिखेंगे, डरना नहीं है, पूरा टू द पॉइंट सिलेक्टेड है, ठीक है। विभिन्न दलों के बीच सीट और वोट को लेकर कोई विसंगति नहीं रखनी चाहिए। क्या लिखेंगे, इसको लिखिएगा आप कि इस वर्ग के लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए अनुपातिक मत प्रणाली का लिस्ट प्रणाली प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसके अनुसार राजनीतिक दलों को मिलने वाली वोटों व उनके द्वारा प्राप्त सीटों में एक निश्चित अनुपात पाया जा सकता है। इतना लिखना है, इससे बाहर फुल मार्क्स मिलेगा इससे। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है, लोग किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनने में समर्थ होने चाहिए, भले ही वे उसके राजनीतिक दल को पसंद न करते हो। लिखिएगा, फर्स्ट पोस्ट जो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, प्रणाली में नागरिक अपनी पसंद के उम्मीदवार चुन सकते हैं, भले वह उस उम्मीदवार को राजनीतिक दल को पसंद ना करे। इतना लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, आपको अपने से लिखना है, तो मैंने नीचे भी आंसर लिख दिया है, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। देखिए, एक भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के नए राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ा। इस मामले पर कई विचार सामने आए। एक विचार यह था कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र नागरिक है, उसे किसी राजनीतिक दल में होने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरे विचार के अनुसार ऐसे विकल्प की संभावना कायम रखने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होगी। इस कारण भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप इसमें किस पक्ष से सहमत हैं और क्यों हैं? क्यों है और आप सहमत हैं तो कैसे हैं? तो आप लिखिएगा नीचे। देखिए, चूंकि एक मुख्य चुनाव आयुक्त अवकाश ग्रहण करने के बाद एक राजनीतिक दल की सदस्यता ली, वह उस राजनीतिक दल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा। यह भी सही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी एक नागरिक है, वह उस रूप में उसके अपने राजनीतिक अधिकार हैं, जिसके आधार पर वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, वह चुनाव भी लड़ सकता है। परंतु चुनाव आयुक्त क्योंकि उस पद पर स्वयं रह चुका है, जाहिर सी बात है, जो चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं तथा वह चुनाव को प्रभावित करता है, इसलिए उचित यह रहेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक से दूर रहे, वह किसी प्रकार का चुनाव आदि न लड़े, मेरे अकॉर्डिंग। और प्रश्न के अकॉर्डिंग है, आप भी यही लिखिएगा, इससे बाहर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद है, भारत का लोकतंत्र अब ऑनगढ़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दें। लिखिएगा कि वर्तमान समय के अकॉर्डिंग भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली लॉ को अपनाया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत व्यक्त करता है। चुनाव की समाप्ति के बाद मत की गणना की जाती है। जिस उम्मीदवार को बहुमत मिलता है उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ चुनाव में, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव अनुपातिक मत प्रणाली से किए जाते हैं, जिसमें मतदान अलग अलग उम्मीदवारों को प्रति अपनी पसंद व्यक्त करते हैं। इतना लिखना है आपको, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आ गया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? लिखिएगा, चुनाव व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाता है उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों को बहुमत मिले। इस विधि से जो सबसे आगे जीतेगा वही प्रणाली फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम होगा। यानी जो पहले जीतेगा भाई, वरीयता क्रम में उसी को मान दिया गया जाएगा। जो राष्ट्रपति के वरीयता क्रम में भी उनके सिस्टम, चुनाव प्रक्रिया जो होता है उसमें भी यही रूल होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या समझते हैं, मतलब क्या अभिप्राय का मतलब क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, सबका मतलब एक ही होगा। लिखिएगा,
प्रत्येक पार्टी चुनाव, देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व को वो पूछ देगा किसे कहते हैं, तो पूरा कुछ खोजेंगे किसे कहते हैं। अरे भाई, किसे कहते हैं, हम अभिप्राय समझते हैं, किसे समझते हैं, क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, क्या मतलब है, ये सबका मतलब एक ही है, ठीक है ना, सबका आंसर यही होगा। लिखिएगा, प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। लिखिएगा, पहला प्रकार में कुछ देश जैसे इजराइल या नीदरलैंड, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात के अनुसार सीटें दी जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश का बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दल को वोट देते हैं, न कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितना मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीट दिया जाता है। इतना लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना करना है आपको। लिखिएगा इस तरह के प्रश्न का आंसर कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना निम्नलिखित है। आंसर है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिससे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। सही बात है। उसके बाद लिखिएगा दूसरे नंबर में, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। सही बात है। उसके बाद लिखिएगा मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। उसके बाद लिखिएगा पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं, जाहिर सी बात है। उसके बाद लिखिएगा विजयी उम्मीदवारों को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50% +1 मिले, जाहिर सी बात है भाई, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद लिखिएगा उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत, तो बेस्ट उदाहरण है इसका। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, आगे उसी का भाग है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में लिखना है। तो लिखिएगा किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में गिना जा सकता है। लिखिएगा एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। उसके बाद लिखिएगा मतदाता पार्टी को वोट देता है। उसके बाद लिखिएगा हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है। उसके बाद लिखना है विजयी उम्मीदवारों को वोट का बहुमत हासिल होता है। उसके बाद लिखना है उदाहरण के लिए इजराइल और नीदरलैंड सबसे बेस्ट उदाहरण है। इतना लिख देंगे आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या मतलब है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो समझ लीजिए क्या मतलब हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार जरूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सांसद का बेटा है तो उसके लिए स्पेशल वोट बैंक की व्यवस्था किया जाएगा, विधायक का बेटा है तो उसके लिए अलग से नहीं, सभी के लिए समान वोट बैंक की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाते हैं। यानी अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों में बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जाहिर सी बात है। और बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला। यानी देखिए ये वोट बैंक का जो अधिकार है, ठीक ना, इतना आसानी से नहीं मिला है। बहुत लोगों ने संघर्ष किया, ट्राइब्स जो लोग थे वहाँ से शुरुआत हुई इसके, और अपने हक के हनन पर इन्होंने विरोध किया और तब जाकर इनको ये सब राइट मिला।
भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया है। सही बात है, सभी को वोट देने का अधिकार है, ये भारतीय संविधान हमारा बताता है। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखना है विशेष बहुमत का अर्थ क्या है। विशेष बहुमत का अर्थ क्या है, तो लिखिएगा कि उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। उसके बाद सदन के कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। एक साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है और एक आधे से अधिक राज्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए, 2 या 2/3। ठीक ना। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि भारत के निर्वाचन आयोग के पास क्या काम है, उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, ये बीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस के लिए या यूपी पीसीएस मेंस और राजस्थान मेंस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त, मेंस में बहुत जरूरी काम आएगा। देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। लिखना है भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफ़ी काम है जो निम्न प्रकार से हैं। वह मतदाता सूची को नया नया करने के काम की देखरेख करता है। ठीक ना, न्याय करने के काम की देखरेख करता है, पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूची में गलतियां न हो, मतलब पंजीकृत मतदाताओं के नाम न छूट जाएं और ना ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हो या जीवित ही न हो। तो इन सब चीज़ों को वो देखता है। उसके बाद क्या क्या देखता है, वो चुनाव के समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तैयार करता है। ठीक ना। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है। कैसे, यानी चुनाव की अधिघोषणा करना, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामी की घोषणा, यानी जो रिजल्ट बोलते हैं, इतना लिख देंगे। फिर लिखिएगा कि इसी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार भी है। वह पूरे देश में किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ क्या माकूल माहौल नहीं है, यानी संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, नफरत है। ठीक ना, एकता अखंडता प्रभावित हो रही है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना संभव नहीं है, यानी स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहा है, हरदंगई हो रहा है, तो वो रद्द कर सकता है। यानी निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी, तो वह दोबारा मतगणना करने की भी आज्ञा दे सकता है। ठीक है, समझ गए। यानी यही काम है किसका, निर्वाचन आयोग के पास। और देख लीजिए नीचे भी है एक लाइन, लिखिएगा कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। ये इतना लिख देंगे, क्या निर्वाचन आयोग का ये काम है, आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा इसमें। उसके बाद लिखना है भारत में कानून के द्वारा चुनाव सुधारों का वर्णन कीजिए। जो सीबीएसई है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले, उसी का एकदम सेम टू सेम सिलेबस है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, एकदम सेम सिलेबस है, कुछ कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक ना, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। यह निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव में किस प्रकार के संशोधन किए गए उनका वर्णन करना है। भारत में कानून के द्वारा चुनाव सुधारों का वर्णन करना है। ठीक ना, लिखिएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा निम्न प्रकार संशोधन किया गया है। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे कि हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेगा। जब मैं आपको 11th का साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री सारे बताऊंगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो आपको लगेगा 12th का भी बताऊंगा मैं। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला हिस्सा है इसका, संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं। यानी चुनावी राजनीतिक में धान को प्रभावी को नियंत्रित करने के लिए ठीक ना, यहाँ पर धन होना चाहिए, अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष विधि चुनावी खर्चे का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध
जैसे फौजीदार का मुकदमा हो, उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो, तो उसे रोकना पड़ेगा। यानी चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। और राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए उनकी कार्य विधियों को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होने चाहिए। देखिए, सही बोल रहा है जो लाइन इसमें लिखा गया है। यानी देखते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो लोग क्या जातिगत बात करने लगते हैं। अगर कोई विधायक का चुनाव लड़ता है, अगर वो अगर मान लीजिए पिछड़ों के बस्ती में जाता है तो वहाँ पर पिछड़ों की बात करता है, अगर वही समुदाय जनरल समुदाय के बस्ती में जाता है तो वहाँ पर उनकी बात करता है, और जो वंचित समाज है उनके बस्ती में जाता है तो उनकी पक्ष रखता है। यानी वो वहाँ पर कस्टिज्म की बातें करता है वोट बैंक लेने के लिए, जो ये बोल रहा है कि इसे प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। ठीक ना। आगे देखिए, आगे है दोस्तों कि निर्वाचन आयोग को किसी स्थान पर चुनाव लड़ने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उस समय क्या होना चाहिए। देखिए, तो सही बात है, निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे ये हिंसाग्रस्त इलाके हैं, इस क्षेत्रों में चुनाव कराने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है चुनाव आयोग को। सही बात है। कौन कौन से? असम, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक ना। उसके बाद है किस सन में चुनाव प्रक्रिया के बीच रोकना पड़ा और क्यों। तो देखिए 1991 में चुनाव प्रक्रिया को रोकना पड़ा था, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, इसलिए रोकना पड़ा था। ठीक ना। 1991 के पास। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, आज का समाप्त होता है कौन सा? 11th का तीसरा चैप्टर, संविधान का सिद्धांत और व्यवहार चैप्टर। बुक है, किताब का नाम संविधान का सिद्धांत और व्यवहार। ये आपका समाप्त होता है। और यह सिर्फ 11th का नहीं, यूपीएससी, बीपीएससी और छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएससी, ठीक ना, यूपी पीसीएससी, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चूँकि इनका सिलेबस 40% एनसीईआरटी पर आधारित है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट पर ही आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये सब आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में आप हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है।